इसको और सरल भाषा में कहें तो ठेकेदारी में हमको आरक्षण मिलता है, नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो कितना नुकसान है, और मिलता तो क्या लाभ होता है, वो हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं सुधांशु कुमार हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का दूसरी बार उपाध्यक्ष चुना गया हूँ, पहले भी रहा हूँ। ये काम हम लोग करते रहे। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, आप मेरा पहली स्लाइड आप देखेंगे, हमने क्या लिखा है कि भारत सरकार का जो जितना आय है या जितनी उसकी जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से होता है जिसको हम ठेकेदारी कहते हैं, और दूसरा होता है जॉब के माध्यम। हमने जो डेटा निकाला, जो आंकड़ा निकाला, उसके आधार पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5% से भी कम पैसा खर्च करती है भारत सरकार नौकरियों के माध्यम से। प्लीज, मुझे रिक्वेस्ट है, प्लीज 5% से भी कम खर्च करती है। हमने ये बताया कि कुल 2022-23 का ये आंकड़ा है भारत सरकार का। ये सारे आंकड़े भारत सरकार से लिए, मेरा कोई अनुमानित नहीं है, और इसलिए मैंने रिसोर्स दिए नीचे। अगर आप देखेंगे सब हमने पीआईबी एंड ऑल सारे लगाए हुए, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, पीआईबी क्या कह रही है, वो सारा हमने लगाया। 340 लाख करोड़ रुपया का जीडीपी 2022-23 का भारत सरकार का था। तो अगर 340 लाख करोड़ में हमें 5% मिले, मतलब हमें, मतलब पूरे देश में जितनी नौकरियां, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो वो कितना बनेगा, 17 लाख करोड़। ठीक है जी। और उसमें भी 17 लाख करोड़ में भी हमको कितना मिल रहा है, अगर हम मान लें कि 50% रिजर्वेशन लागू है तो भी आपको कितना मिलेगा, 8.5 लाख करोड़। हमारे परिवारों में एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके परिवारों में कितना जा रहा है जी, 8.5 लाख करोड़। ये 8.5 लाख करोड़ रुपया भी हमारे परिवारों में नहीं पहुंचे, उसके लिए क्या खेल शुरू हुआ है, आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देखिए, ये सारा खेल, मैं एक सवाल बार बार पूछता हूं। जब निजीकरण लाया गया तो बार बार ये कहा गया कि जी सबके पास पैसा पहुंचना चाहिए। पहले विश्वविद्यालय क्या होते थे, सरकारी होते थे, अब विश्वविद्यालय प्राइवेटाइज किया जाता है ताकि सब लोग पढ़े। 1991 के बाद देश अमीर हुआ है, तो अब जब देश अमीर हो गया तो अब हमारे पास पढ़ाने के पैसे नहीं है, ये कह रही है ना सरकार, जब प्राइवेटाइज कर रही है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि अब आप और हम पढ़ना चाहते हैं। इनके पहले वो पढ़ते थे 1991 से पहले तक, इसलिए वहां पर सारा खर्चा कौन करती थी, सरकार। और एक पॉइंट है इसका, अब वो आपके साथ और हमारे साथ नहीं पढ़ना चाहते, उन्हीं विश्वविद्यालय और उन्हीं स्कूलों में बैठकर, उनको शर्म आती है। इसलिए अब वो क्या चाहते हैं, वो अपने लिए बेस्ट हेवन खोज रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के रूप में, और वही काम किया जा रहा है। ये तीनों चीजें बहन जी ने पूरा बता दिया है निजीकरण पे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब हम आते हैं कि जो सरकारी ठेकेदारी है उसका कितना हिस्सा, जीडीपी का कितना हिस्सा सरकारी ठेकेदारी में जाता है। ये आंकड़ा है 20 से 22% जीडीपी का जो सरकारी ठेका के रूप में दिया जाता है। देश भर की केंद्र और राज्य सरकारें 22% हिस्सा ठेका के रूप में देती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दो रिपोर्ट है, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो इंडियन कंट्री प्रोक्योरमेंट असेसमेंट का रिपोर्ट है 2020 का, वो कह रहा है, और भारत सरकार की एजेंसी, भारत सरकार ने स्वयं पीआईबी के थ्रू इस चीज को 2022 में रिपोर्ट किया कि हम अब जो हमारी पूरी जो प्रोडक्शन जीडीपी हम इकट्ठा करते हैं उसमें से 22% हम जो है इसको देते हैं। वो कह रहे हैं वो 22% कितना बनता है, वो 22% बनता है 68 लाख करोड़। नौकरी में कितनी थी, 17 लाख, यहाँ पर कितना है 68 लाख। और उस 68 लाख में हमने आज तक डिमांड ही नहीं किया कि हमारी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। भाई मिनिमम अगर हम मान लें आज 50% रिजर्वेशन है तो उस 68 लाख में भी 34 लाख करोड़ हमारा होना चाहिए। क्या हमने कभी सवाल को उठाया, हमने उसको डिटेल किया। हमने जैसे मैंने कहा कि भाई 5% से लेस है, वो क्यों है, कैसे हमने बना लिया आंकड़ा, हवा में बनाया हुआ आंकड़ा वो नहीं है। 7th पे कमीशन जो अभी आप जानते हैं, अभी केंद्र सरकार 7th पे कमीशन और पूरे देश में लगभग 7th पे कमीशन लागू है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 35 लाख के आसपास कर्मचारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। ठीक है, हमने एक आंकड़ा लिया कि चलो हम ये मानते हैं महीने का 1 लाख का एवरेज सैलरी उनको मिलता है एक कर्मचारी, तो उसको 12 लाख रुपया मिलेगा एक कर्मचारी को। तो उस 12 लाख को हमने 35 लाख से गुना किया तो वो कितना निकल कर रहा है, 4.20 लाख करोड़। ये जो हमने मैं 17 लाख करोड़ दिखा रहा हूं, मैं उसका डिटेल दे रहा हूं।
ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद स्टेट्स में 1.32 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं सरकारी सेक्टर में। तो ऑलमोस्ट ये 2 करोड़ कर्मचारी जो है ये सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, स्टेट और सेंटर मिला के। तो इनका सबका अगर आप जोड़ोगे तो वही लेस देन 5% जो मैंने 17 लाख करोड़ रुपया का ऊपर आंकड़ा दिया है वो आपको मिलेगा, वो लेस देन 5% है। और उस 17 लाख में हम लोग मान लेते हैं कि हमारे घर में 8 लाख करोड़ रुपया SC ST OBC के 85% परिवारों में आ रहा हो। नेक्स्ट, ये जस्ट डिटेल है, ये जो हम कह रहे हैं कि भाई 22% GDP का जाता है, तो ये किन किन मिनिस्ट्रीज के कितने अलॉटमेंट है, से 6 लाख करोड़ के आसपास डिफेंस का है, हर साल का है, ये 23-24 का बजट का आंकड़ा है। इसमें से जो मैं बताना चाहता हूँ इसको दिखाते हुए, मेजर सेक्टर्स, मेजर मिनिस्ट्रीज हैं जहां पर ये पैसे जाते हैं। इनमें से ये ज्यादातर वो मिनिस्ट्रीज है जहां पर मिनिमम एक ऑन एन एवरेज जो ठेका जाता है वो 800 करोड़ का कम से कम ठेका ये लोग देते हैं, ठीक है जी। और NTPC, ONGC, गेल, भेल, BPCL ये जितने हैं ये सब इसी सेक्टर, इसी के अंदर आते हैं। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें हम कहां हैं, क्या SC ST OBC को कुछ मिल रहा है उस 68 लाख करोड़ में, वो उसका एक नमूना। चूंकि बहुत, आप एक चीज में यहां स्पष्ट कर, देखिए बहुत क्लियर कट डाटा आप भारत सरकार के अंदर खोजने की कोशिश करोगे तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो ठेकेदारी दी जा रही है उसमें जाति तो देखी नहीं जा रही, मतलब दूसरे तरीके से देखी जा रही है। SC ST OBC का कोई डेफिनेशन तो है नहीं। हमने एक जगह इसको पकड़ा कि करते क्या है। देखिए हो क्या रहा है, भारत सरकार ने MSME जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उसके लिए 2006 में एक कानून बना है, ठीक है जी। और उस 2006 के बने हुए कानून में एक प्रावधान किया गया 4% SC ST को रिजर्वेशन देने का, ठीक है। दरअसल ये MSME का जो ये कानून जब बनाया गया तो उसका पर्पस ये था कि भारत सरकार और राज्य सरकारें जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है, सरकारी ठेका देती है, उसमें से उनको 20% कम से कम किससे लेना है, MSME से लेना है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री से उनको लेना है। और उस 20% में से 4% किससे लेना है, SC ST OBC ऑन्ड, जो मतलब SC ST OBC के लोग जिस ठेकेदार, OBC नहीं सॉरी SC ST ओनली, SC ST के जो कंपनी के ऑनर्स हैं उनसे लेना 4%, ठीक है जी। और इसको पीछे एक सेकंड, इसको जो है 2006 का बना हुआ कानून ये लागू कब किया इन्होंने, ऑर्डर जारी किया 2012 में। और उसमें जब ये अब आगे कर लीजिए, 2012 में जब इसको लागू किया गया, फिर क्या हुआ, जब सरकार ने 2012 के बाद उसको निकाल कर देखने की कोशिश की तो लगभग 0%, जो आप समझिए 68 लाख करोड़ का 20% और उस 20% का फिर 4%, उस 4% में भी हम कितने थे, लगभग 0%। कब तक, जब 2016 तक, 2006 का बना हुआ कानून 2016 में जब इसकी जांच की गई तो पता चला ये कुछ नहीं मिल रहा है, 4% तो छोड़ दीजिए, 1% भी SC ST के लोग जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। फिर क्या किया भारत सरकार ने, एक नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब बनाया गया जिसको SC ST हब कहा जाता है। और उसको ये जिम्मेवारी दी गई कि अब आप कोशिश करिए कि ये इनकी जो संख्या है SC ST की एटलीस्ट वो 4% तक पहुंचे। और उसके बाद ये जो गोल उनको दिया गया कि 4% तक आप पहुंचाने की कोशिश करिए। उन्होंने जो किया 2015-16 का उनका, जब वो उस SC ST हब जब आया, ये संस्था जब बनी तो उसने जो पहला साल जब वो आंकड़ा निकाला तो 2015-16 में आप देख लीजिए कितना पैसा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं लाख करोड़ की, 68 लाख करोड़। और हमारे परिवारों को कितना जा रहा था, 99 करोड़ 2015-16, ठीक है। जहां एटलीस्ट हम अगर आशा रखते थे कि 34 लाख करोड़ जाना चाहिए, उसमें आपको 99 लाख करोड़, मतलब 100 का भी आंकड़ा नहीं है, कहते हैं ना दहाई अंक के ही आसपास हम अटका हुआ है। और कौन अटका हुआ है, देश का 22% आबादी जो है उसको मात्र 100 करोड़ का ठेका भी, इस पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, उसको 100 करोड़ का भी ठेकेदारी भागीदारी नहीं मिलती। फिर इन्होंने क्या किया, एक प्रयास किया, वहां से थोड़े कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह देनी शुरू करी, प्रचार करना शुरू किया कि भाई SC ST लोग के लिए ये कानून बना है, आप आइए। तो लास्टली जो 2022-23 में पहुंचा है ये 1468 करोड़ रुपया तक ये अभी पहुंच पाया है 2015-16 से लेके 8 साल के प्रयास के बाद। अब आप देखो वो जो 4% मैं कह रहा था उसमें से ये 0.07% हम थे और अब बढ़ के 0.08% तक हम पहुंचे। अब देखिए
मैंने वही बताया जो अभी तक बता रहा था कि ओबीसी का अगर हम 50% आबादी माने तो उस 68 लाख करोड़ में 34 लाख करोड़ रुपया तो एटलीस्ट आबादी, अगर जो जातीय जनगणना की बात की जा रही, और हम लोग जानते हैं कि मोटे तौर पे अनुमानित रूप से 52% ओबीसी की आबादी है, तो हम तब तो समृद्ध होंगे जब हमारे पास उस 68 लाख करोड़ में से 34 लाख करोड़ रुपया ओबीसी के पास जाता। और उसी तरीके से मैंने एक चीज और भी छोड़ा है, ये चलो तुमने 27% रिजर्वेशन दे दिया, 27% ही दे दो, 18.36 लाख करोड़ दे दो हमें। और SC ST का जो 22.5% है उसमें 15 लाख करोड़ रुपया उनके घर भी पहुंचना चाहिए जो नहीं पहुंच पा रहा है। जो मैंने बता ही दिया कि 1468 करोड़ रुपया वो भी SC ST का, ओबीसी की तो कोई चर्चा ही नहीं है। हो सकता है कुछ लोग करते होंगे लेकिन कोई उसका कोई संवैधानिक ढांचा खड़ा ही नहीं किया गया, तो आपको पता ही नहीं कि ओबीसी के लोग कितने हैं। लेकिन जो स्थिति है उसमें मान्य हद से कितने होंगे, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ तक पहुंचे होंगे, 1000 करोड़ तक पहुंचे होंगे। जब हम 68 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं तो उसमें 1000 करोड़ का क्या योगदान बच जाता है। नेक्स्ट, एक चीज और है जो हम लोग प्रपोज करना चाहते हैं, और कोई इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, हर चीज का बड़ा, अभी तक क्या है, जॉब को हम लोगों ने, नौकरियों को हमने हमेशा क्या कहा, सामाजिक न्याय। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के नाम पर सामाजिक न्याय है, लेकिन लड़ाई वो भी आर्थिक ही थी, क्योंकि हम वहां भी पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं और हम आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं जब हमें नौकरियां मिलती। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन से हमें सम्मान भी मिलता है। तो पहली चीज क्या होगी, हम वहां से कंफ्यूज और हमने आर्थिक लड़ाई छोड़ दिया। हम केवल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हमको नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, हम अमीर हो, हम रिच हो, इसकी हम बात ही करना हम लोगों ने छोड़ दिया। तो हमने इसलिए इस चीज को भी हमको क्लियर करना है कि अल्टीमेट लड़ाई जो है कि हमारे घरों में आर्थिक न्याय पहुंचना चाहिए। संपत्ति जितनी है इस देश की, उसका एक चीज और मैं यहां स्पष्ट करूं, अभी तक हम क्या लड़ रहे हैं। मैं किसी से मिला था, हम लोग इसी चीज की डिमांड के लिए गए थे, तो कहा यह गया और बहुत अच्छी बात कही कि दरअसल SC ST OBC अभी क्या कर रहा है पता है, SC ST OBC मंदिर में पूजा हो जाने के बाद जो बाहर में प्रसाद बांटा जाता है उसी के लिए लड़ रहा है। वही सवाल ही नहीं पूछता भैया ये बता कि मंदिर के खजाने में कितनी संपत्ति रखी है, उसका हिस्सा दे, ये जो प्रसाद बांट रहा है ये बंद कर। तो हमारा सवाल ये होना चाहिए कि जो तुम्हारे मंदिर में जितने खजाने हैं उसमें हमारी 85% भागीदारी कैसे होगी। तो उसका ये वे आउट है, एक वे आउट है। आप ठेकेदारी में अगर एंटर करते हो तो आपके साथ ये लाभ शुरू होगा। क्यों नहीं है, आप एक चीज को समझिए, क्योंकि आपसे लोग कह देंगे भाई तुम आते क्यों है ठेकेदारी, उसके क्या कारण है। देखिए क्या है, कोई भी ठेकेदारी होता है उसका एक नियम बनता है कि भाई आपके पास ये रूल होना, ये आपकी संपत्ति होनी चाहिए, आपको ये इतने दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास इतना, आपका जो आपकी कंपनी है उसका जो कैपिटल है वो इतना होना चाहिए। सवाल ये है कि जब हम पहली पीढ़ी है तो हमसे आप ये एक्सपेक्ट क्यों करते हो, हम एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे, आपने हमें ठेकेदारी करने ही नहीं दिया। तो अभी भी जो रूल बन रहा है उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, उसमें जो है आपको आपकी संपत्ति के हिसाब किताब लिए जाएंगे, तो आप कहां से दे पाओ। यही वजह है, और ज्यादातर हम लोग क्या है, विदाउट एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस मांगोगे, फाइनेंशियल टर्नओवर मांगा जाता है, अर्नेस्ट मनी बात की जाती है, और परफॉर्मेंस गारंटी। ये सब कुछ जब आप सोचो कि SC ST कुल मिला के 99 करोड़ का ठेका ले रहा है, तो उससे कहां से वो 800 करोड़ की ठेकेदारी में इंटर कर पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, और ये क्यों हो रहा है। हम सब किसान थे, हम लोग मजदूर थे, अब आज भी किसान मजदूर हैं, अब हमारे पूर्वज जो है सारे मजदूर रहे हैं, किसान रहे हैं। तो आप उससे अगर, मैंने वही सारा दिया है, और हमारा कहीं पर भी कभी भी बैंक में एक्सेस तो दिया नहीं। और आश्चर्य है, देखिए हम लोगों ने कभी इसमें बात ही नहीं की। हर बार क्या होता, मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेता। एक मोबाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, और उसने अपना एक लॉन्च किया था, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। आपको पता है जब उस कंपनी ने लॉन्च किया अपना वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, कॉल के लिए नाम नहीं लेते हैं, उस समय में उसने 82,000 करोड़ रुपया बैंक से लोन उठाए थे। ठीक है जी, कहा गया लोगों को कि ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ, मोबाइल भी ले जाओ, सर्विस भी मुफ्त में देंगे, सालों यूज करो, हम कभी वापस आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, ले जाओ, सब कुछ मुफ्त। किसके पैसे थे वो 82,000 करोड़ रुपया कहां से उठाया गया था, बैंक लोन से। तो हमें भी दो ना, हमें क्यों नहीं देते, हमें भी दो 85, हमारे पास भी बुद्धि है उतनी, दो ना 1 लाख करोड़ का हमें भी दो, हम भी कंपनी चला के दिखाएंगे। लेकिन आप जाओगे कार भी खरीद लोगे, कार के लिए लोन मांगने जाओगे तो आपसे कहेगा मोर्गेज दीजिए, फलाना दीजिए, गारंटी दीजिए। तो हमारे परिवार के लोगों तो बैंक तक उनका एक्सेस ही नहीं है, बैंक लोन देता नहीं है। और ये सब जो बैठे हुए मनुवादी लोग हैं,
खास करके मीडिया में बैठे, अभी किसी साथी ने मीडिया की बात की, वो मीडिया बेसिकली करता क्या है, और मीडिया में आरक्षण तो 100% होना चाहिए, क्योंकि सारा विमर्श, सारी बेईमानी जो सरकारें करती है और ये मनवादी लोग करते हैं, उसको ढकने का काम करती है मीडिया, उसको सपोर्ट करती है, उसको आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट, ये सारा डिटेल्स मैंने दिया है कि क्यों नहीं मिल रहा। पूरा का पूरा सिस्टम SC ST OBC के खिलाफ बैठा हुआ है। डायरेक्टर है, HODs है, सेक्रेटरीज है, मिनिस्ट्री में जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, वो सब के सब कौन है जो डिसीजंस कर रहे हैं, बिग शॉट जिसको आप कहते हैं, ये सब के सब कौन है, अपर कास्ट है। हमारे लोगों का वहां पर कोई भागीदारी नहीं है। आपको बताऊं, ब्यूरोक्रेसी में भी सेक्रेटरी लेवल, एक कह रहा है ना एक नेता कि OBC के 3 लोग हैं, तो जब आप सेक्रेटरी लेवल तक आपको पहुंचने नहीं दिया जाएगा तो आप रूल कहां से बनाओ? ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो पहले से काम कर रहे हैं, कंपनी प्रोप्राइटर्स और कॉन्ट्रैक्टर, सब के सब अपर कास्ट लोग बैठे हैं। तो इसलिए अब हमारी क्या कमियां है? देखिए, जितने हम लोग हैं, ज्यादातर हमारी कमियां क्या है? हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, फाइनेंस नहीं है। हमें क्या मिलता है? पेट्री कॉन्ट्रैक्ट, हम उसी से खुश हो जाते हैं। और पेट्री कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलता है वो दरअसल वो नौकर की भूमिका में, उसको बड़ी भूमिका नहीं मिल रही, वो एक्सप्लॉइट होते हैं। और उसी पेट्री कॉन्ट्रैक्ट में काम करके या सब कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लोग काम करते हैं, मजदूर और कर्मचारी की तरह रहते हैं। और उनको भी वहां पर भी ये जानना जरूरी है, जो निजीकरण की बात कर रहे थे हमारे एक साथी, आप इसमें काम करते हो बिना किसी रूल रेगुलेशंस के अपॉइंटमेंट होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्राइवेट सेक्टर्स के जितने अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, बिना आपका रिसोर्स दिया, आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई रिकमेंडेशन करने वाला है, आप डायरेक्टली नौकरी मांग कर देखो, रिकमेंडेशंस होते हैं। तो जो HODs बनकर और डायरेक्टर्स बनकर बैठे, वो आपके समाज के नहीं लोग हैं, आपका रिकमेंडेशंस कैसे हो ही नहीं सकता। तो हम क्या रह जाते हैं? अल्टीमेटली नौकर बनकर रह जाते हैं। अब एक चीज है, हम आरक्षण मांग रहे हैं, कई साथी कह सकते हैं कि भाई आरक्षण की प्राइवेट में कहां से व्यवस्था हो। हमने वो लिखा है, कोई ऐसी पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। अगर सरकार चाहे तो पॉलिसी का कोई बाधा नहीं है। पॉलिसी के नाम पर आप ऑलरेडी बना चुके हो, और जहां जहां इनको जरूरत पड़ती है, देखिए EWS रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी, 1 दिन में 3 दिन में सब कुछ हो गया। अभी कोई साथी लीगल बता रहे थे, ऑलवेज SC ST OBC समाज कहीं जाके हारता है, उसका नाम है जुडिशियरी। हम आप वहीं हारते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, OBC रिजर्वेशन लागू हुआ था 1991 में, 1993 तक स्टे करके रखा, जबकि वो भारत सरकार के बनाए हुए संविधान के तहत था। EWS में आपने संविधान को तोड़ा, तब भी किसी कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया इस देश में। मध्य प्रदेश में OBC के लिए लोग लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन मांग रहे हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वहां पर स्टे लगा रखा है। तो वो तो आप छोड़ ही दो, लेकिन तब भी जो विद इन भारत सरकार जो लीगल एस्पेक्ट है, मैं वो बताना चाहता हूं। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2006 ऑलरेडी बना हुआ है ना, भारत सरकार ने बना रखा है 2006 में, हम नई बात नहीं कह रहे। और उस 2006 में आपने रिजर्वेशन की व्यवस्था करी है। तब मैंने खाली SC का बताया था, उसमें 3% वुमेन कोटा भी, 4% कोटा किसके लिए है? SC ST के लिए, और 3% कोटा विमेन के लिए। उससे भी बड़ी बात है कि जब आप ये कह रहे हो कि MSMEs के लिए 20% आपको रखना पड़ेगा, वो भी तो रिजर्वेशन है ना जी। अगर ओपन मार्केट और मैरिट सो कॉल्ड है तो रखो ना ओपन, फिर वहां क्यों रिजर्वेशन दे? वो MSMEs को रिजर्वेशन ही तो मिल रहा है ना। ये जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, आप उसको 20% रिजर्वेशन तो दे रहे हो ना। तो जब वहां पर दे सकते हो, और आपको बताओ अभी मेक इन इंडिया पॉलिसी लेकर आई भारत सरकार, वहां पर भी जो है डोमेस्टिक कंपनीज को आप रिजर्वेशन दे रहे हो कि आपको उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जो इंफ्रा लेवल पर बड़े काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के और टेक्निकल बड़े काम होते हैं, जहां पर आप क्या करते हो? MOU साइन करते हो, इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ आप साइन करते हो। वहां पर भारत सरकार ने रूल बना रखा है कि अगर आप भारत में काम करना चाहते हो तो आपको एक ज्वाइंट वेंचर किसके साथ बनाना पड़ेगा? इंडियन कंपनी के साथ बनाना पड़ेगा। तो जब ये रिजर्वेशन हो सकता है, फिर SC ST OBC का रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता? मनसा का कमी है, चाहते नहीं है वो, चाहते नहीं कि हम आप वहां पर पहुंचे, वो हमें उस जगह तक पहुंचने नहीं देना चाहते। चलिए, एक और दूसरा सवाल क्या है? 4% उनको तो दे दिया, आबादी कितनी है उनकी? SC ST को आप 4% दे रहे हो, आबादी 22% है, 25% है, 22% तो रिजर्वेशन ही दे रखा है, तो एटलीस्ट 22% ही देते हैं ना। फिर 4% का ये लॉलीपॉप क्यों? पूरा दो ना भाई, जब आप रिजर्वेशन का प्रावधान कर रहे हो तो गिव देम, और 20% एटलीस्ट 25% दो। OBC का तो दे ही नहीं रहे, 52% आबादी है, कोई मतलब नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि जब 4% दिया ही तो ओनली MSMEs में क्यों दिया? और जगह दो ना, शुरुआत तो करो। वो नहीं करेंगे, केवल एक जैसे होता है ना पॉलिटिकल गिमिकिंग किया गया, और वो भी उसका डिटेल्स मैंने दिया कि उससे हमें लाभ कितना मिल रहा है। नेक्स्ट हम क्या मांग रहे हैं वो सारा डिटेल्स मैंने दे दिया। खेल जो हो रहा है वो हमारी डिमांड क्या है,
पहला तो वो मैंने बता दिया कि 50%, 27%, मतलब 27% एटलीस्ट हमारी आबादी चली ओबीसी की 50%, SC ST की 22% है। हम वो डिमांड कर रहे हैं कि वो दो। और वो रिजर्वेशन की शुरुआत ठीक है, हमें पता है कि हम 800 करोड़, 1000 करोड़, 8000 करोड़, 10,000, 50,000 करोड़ की ठेकेदारी में भी हमारे लोग दे भी दिया जाएगा तो शायद ना मिले। तो एटलीस्ट आप 100 करोड़ से लेकर 25 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक तो वहां तो दो। चलो वहां शुरू करो, वहां से शुरू करिए अब हम लोग उसमें। और दो चीजें हैं, ये जो सेकंड लाइन है, अलाउ जॉइंट वेंचर विद SC ST OBC फर्म फॉर बिगर टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट्स गिव शेयर, इसके दो स्वरूप हैं, जो दो वजह से मैंने इसको लिखा। एक तो यह है कि SC ST OBC की जो कंपनी है, मान लीजिए कि अनिल जी की कंपनी है, इनका टर्नओवर 100 करोड़ का है, मेरा 100 करोड़ का है, हमारे एक और साथी का 100 करोड़ का है, और आपको मिनिमम 500 करोड़ चाहिए, तो हमें अलाउ कर दो कि हम 5 कंपनी मिलकर उसमें दावा करें। SC ST विदिन SC ST OBC अलाउ करो, विदिन SC ST अलाउ करो ये। और दूसरा, आप जैसे वहां पर आप शर्तें लगा रहे हो कि इंटर मल्टीनेशनल कंपनी को इंडिया में आके काम करना है, तो आप क्या करो, इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करो, तो आप वहां भी शर्तें लगाओ ना। जनरल कंपनी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों की कंपनियां हैं वो काम करना चाहती हैं, उनको SC ST OBC के साथ जॉइंट वेंचर कराओ। उनको कहो कि अगर आपको ये ठेका लेना है, आप SC ST OBC कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके आओ, फिर हम आपको इसको छूट देंगे और आप मिल जाओ, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो बैंक गारंटी है ना, और एक्सपीरियंस मांगने का, उसको भी आप क्या करो, थोड़े ज्यादा पैसे ले लो हमसे। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम पहली पीढ़ी, हमारे पास एक्सपीरियंस कहां से आई, तो आप थोड़ा ज्यादा पैसे हमसे ले लो, हमारा ज्यादा बैंक गारंटी रखवा लो, अल्टीमेटली हम वहां इंटर तो करें। और SC ST OBC को सरकार प्रयास करे कि उनको बैंक से लोन मिले जब वो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाए, जैसे और लोगों को देते हैं, आप स्पेशल प्रोविजन करिए। जैसे अभी छोटी छोटी चीजें हो रही है ना, सरकारें कहती है कि इतना SC ST OBC को साल में आपको SC ST को खास करके देना ही पड़ेगा बैंक को। यहाँ पे भी करिए ना कि प्रोक्योरमेंट में अगर कोई मांगने आता है SC ST का, तो उसको आपको SC ST OBC का, तो आपको उसको देंगे। क्या लाभ होगा आपको मैं बता रहा हूं, अगर हम ये करवा पाए और हम इसको फोकस करके लड़ें, पूरी दिशा बदल जाएगी, पूरी लड़ाई बदल जाएगी। क्योंकि जो मैं कह रहा था, जो मैंने अपने अर्ली रिमार्क्स में कहा था कि हम भीख मांग क्यों रहे, हम देने वाले क्यों नहीं बन रहे। जिस दिन हमने ये ले लिया, हम वही बन के दिखाएंगे, वो हो जाएगा, जो पूरा एक साइकिल बनेगा। आप इस चीज को समझिए, 34 लाख करोड़ रुपया अगर SC ST OBC के परिवारों में जाएगा, तो परिवार वो सारे कहां तक पहुंचेंगे। और होगा क्या, कंपनी का मालिक आप बनोगे, तो आप स्टाफ किसको रखोगे, आपके समाज के लोग होंगे ना, SC ST OBC समाज के लोग होंगे, तो उनको भागीदारी मिलेगी, उनको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, और फिर उनके परिवारों में पैसा जाएगा, और वो एक चेन साइकिल शुरू होगा, जहां पर उसके बाद हो सकता है कि 10 साल 20 साल के बाद हमें रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े, हम मांगे ही नहीं रिजर्वेशन, हम बराबर पे आएंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, हाई पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में, चूंकि आपके लोग होंगे ठेकेदार, आपके कंपनी अपने आप आपको प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। जो जॉब सीकर के बजाय हम जॉब गिवर होंगे, ऑब्वियसली जब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो हम नौकरी देने मांगने के बजाय लेने लगेंगे। और इससे एक लाभ और होगा, आप जानते हो भारत का चुनाव बिना धन के कुछ नहीं हो रहा। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, आप सबने सुना होगा, आप सब मीडिया वाले हो, आज जो है उन्होंने एक चीज खारिज कर दिया, जो चालाकियां कर रहे हैं, बॉन्ड वाला है ना, वो भी एक गहरी चालाकी है। क्योंकि जब आप बताओगे ही नहीं किसने दिया, तो किसको दे रहा है ये भी तो नहीं पता चलेगा ना जी, फिर तो दो बड़ी पार्टियों को मिलेगी, बाकी छोटी को मिलते नहीं। तो ये जो हमारे समाज के MP MLA हैं, हम लोग अभी बहुत नाराज रहते हैं, हमारे कई साथी, अभी प्रवीण भाई भी कह रहे थे, उनकी मुश्किलें भी हैं। चुनाव जब लड़ने उतरते हैं तो उसको पीछे से फाइनेंस करने वाला वही लोग है, क्योंकि उनके पास पैसा है। आपके पास, हमारे पास है क्या? हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाके कहते हैं भाई ये ले लीजिए 25 करोड़ हम देते हैं, आप अपनी तरफ से चुनाव लड़िए, नहीं कह पाते, हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जब हमारी ठेकेदारी शुरू होगी तो हम उनको कह पाएंगे कि भैया आपको किसी और से पैसे लेने की जरूरत नहीं, हम लोग देंगे चंदा करके आपको, लेकिन शर्त ये रहेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बनोगे, पार्लियामेंट में जाके हमारी बात करना, जब MLA बनोगे वहां जाकर हमारी बात करना। और वो भी डरेगा नहीं, क्योंकि उसको लगेगा ठीक है तुम नहीं दोगे, हमारे लोग हैं ना बैठे, वो हमें देंगे, तो हमारा वहां पर भी हमको लाभ मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगी। क्योंकि आप जानते हो पार्टी के टिकट में भी ये सारी चीजें चलती हैं, तो आपको वहां भी अपने आप शुरू हो जाएगा चीजें। और जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी, ये आपको मिलेगा। और जो जिस देश का सपना हम देख रहे हैं कि एक अच्छा देश हम बना पाए, वो हमें मिल पाएगा। नेक्स्ट सर, ये पॉलिटिकल प्रेशर के लिए है, इसके लिए हमको करना क्या चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों पे प्रेशर बनाएं कि मैनिफेस्टो में शामिल करें, एजेंडा बनाएं इलेक्शन का, हम लोग जैसे अभी प्रदर्शन करते हैं उससे एजेंडा के हिस्सा बने। अभी तक लोग इसको ले नहीं रहे,
तो जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के जब आप प्रदर्शन करोगे पॉलिटिकल पार्टी की नजर आएगी। अभी किसान आंदोलन शुरू हुआ, एक पार्टी ने तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया कि हम तो आए, बस एमएसपी दिया। तो उस तरह के आंदोलन होने चाहिए और उनको भी ये समझाना पड़ेगा अगर आपने ये किया तो जो हम इस देश में देखा है, रिजर्वेशन लागू करके बहुत सारी पार्टियां इस देश के अलग अलग राज्यों में राज कर रही है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद 2-3 आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और राज्यों में जो है उसी का प्रतिफलन है मंडल कमीशन लागू होने का कि वो हम अपने समाज के मुख्यमंत्री देख पा रहे हैं। बाकी सारी चीजें अल्टीमेट बात यह है, फिर वही इन सब चीजों के लिए भी कास्ट सेंसस अगर हो तो ये भी रिवील होकर आएगा, जो मैं नहीं बता पाया कि ओबीसी को कितनी भागीदारी मिल रही है, वो भी आपको मिलेगा अगर हमने इसके लिए कास्ट सेंसस कराया। ये है। थैंक यू वेरी मच।